नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये प्राचीन भारत का जो है पहला क्लास है। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे और जिनको भी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है वो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जा कर के मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। उसे सर ने कंप्लीट करा दिया है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं और भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। जो भी क्रोनोलॉजिकल हुआ है घटनाएं हमारे पहले, उसे हिस्ट्री कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि हेरोडोटस कौन है। तो हेरोडोटस कौन है? इतिहास का पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो वो राजतरंगिणी को माना जाता है। यानी इस पुस्तक में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसी को मानकर हम ये कहते हैं कि वही हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। ये मैच करके दिया जाता है ना कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वैसे ही सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप लोग को पीडीएफ अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे चैनल से। यहाँ थोड़ा सा ब्लर है पीडीएफ में, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है। तो ये है स्टुअर्ट पिगट की। ये प्री हिस्टोरिक इंडिया के रचयिता कौन है? तो स्टुअर्ट पिगट। ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा गया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा गया। क्या कहा गया है? अभिलेख शास्त्र। नेक्स्ट देखेंगे, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि विद्या कहते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरालिपि विद्या किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। तो ये किससे प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास V.A. स्मिथ ने तैयार किया था। किसने किया था? V.A. स्मिथ ने। चलिए देखेंगे अब, हिस्ट्री का जो है 3 कालों में विभाजित किया गया था। वो 3 काल कौन कौन से हैं और कितने कितने दिन के लिए थे, उन सबको हम देखेंगे। तो हिस्ट्री जो है, हमारा इतिहास जो है 3 कालों में विभाजित किया गया था। पहला है प्रागैतिहासिक काल,
इसका जो है मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक ये काल चला था। कब प्रागैतिहासिक काल चला था? मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। फिर आया है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आद्य ऐतिहासिक काल चला था। और ऐतिहासिक काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से चलते आ रहा है। अभी क्या चल रहा है? हमारा हिस्टोरिक पीरियड चल रहा है। अब है कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो पुरातात्विक साक्ष्य जो भी वहाँ पे सामान था, वस्तु था, जो उस जमाने के लोग यूज़ किए थे, उसी के आधार पे लोग अध्ययन करके लोग जानते हैं कि उस समय क्या क्या चीज़ लोग यूज़ करते थे, क्योंकि उसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर आधे ऐतिहासिक काल का जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन अपठनीय है। अपठनीय इसलिए है क्योंकि उस ज़माने की जो लिपि होगी, जो लिपि है वो हम लोग को समझ में नहीं आती है, वो क्या लिखे हैं, थोड़ा अलग ही लिखा रहता है। उसके बाद हमारा जो ऐतिहासिक काल है उसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो इसका सब कुछ साक्ष्य मिला हुआ है कि समान भी है और लिखा हुआ भी है और लोग को समझ भी आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। चलिए हम देखते हैं वन लाइनर की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? इसका कलर चेंज करने दीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन इतिहास को जानने, भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। कुछ ग्रंथ में भी लिखा है, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ में भी लिखा है, कुछ समान भी है, और विदेशों में जो भी विवरण मिलता है उससे ही हम प्राचीन इतिहास को जानते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। तो ये पूछा जा सकता है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को कौन से साल में पढ़ा था? तो आप ये बोल सकते हैं कि 1837 में पढ़ा था। ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जैसे हम लोग वेद व्यास जी को तो जानते ही हैं, तो एक सवाल इससे ये भी बनता है कि वेद व्यास का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा। अगर किसी तरह की कोई कमी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसे दूर किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वो थे वैवस्वत मनु। ये कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के सबसे प्राचीनतम राजा, सबसे पुराने राजा थे, उनका नाम था वैवस्वत मनु। ध्यान रखेंगे। वायु पुराण नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश और शंगु वंश का। तो एक सवाल ऐसे उल्टा भी पूछ देता है कि गुप्त वंश और शंगु वंश का उल्लेख किस पुराण में है? तो उसका आंसर क्या होगा? वायु पुराण। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। किसकी? मौर्य वंश की। तो एक सवाल बनेगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य मुनि का जहन, इनका जो है और दो नाम है, एक चाणक्य और एक विष्णुगुप्त। एक है चाणक्य और एक है विष्णुगुप्त। सुने ही होंगे आप लोग, पंचतंत्र के लेखक है ना विष्णुगुप्त।
और चाणक्य नीति के बारे में तो हर कोई सुना है, तो ध्यान रखेंगे। कौटिल्य के और भी 2 नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये कल्पसूत्र से होता है। कल्पसूत्र से हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। और ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। उसी से तो हम लोग जान पाते हैं कि ये वस्तु कितना पुराना था। अगर 3000 साल पुराना है, अगर 4000 साल पुराना है, तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा, है कि नहीं? और ऐसे ऐसे करके हम लोग जान पाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये है आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? ये है मौर्य वंश से। मौर्य वंश। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। जैसे हम लोग नॉर्मली जो देवनागरी लिखते हैं वो तो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? नारद स्मृति से। इन सारे वंश के बारे में ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। खास करके आपको बीपीएससी में तो ज़रूरी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, शंकुकाल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शंकुकाल का मानक ग्रंथ भी मनुस्मृति को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में ये एक ग्रंथ का नाम है। उसमें क्या कहा गया है कि स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा फेडेड है प्रिंट, बट नहीं दिख रहा होगा तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे देखिएगा। पढ़ते हैं। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है प्रारंभिक उल्लेख? अश्वलायन गृह सूत्र में। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। शुरुआत में महाभारत में अश्वलायन गृह सूत्र में 8800 श्लोक थे, यानी 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। पहले इसका नाम क्या था? जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो महाभारत में सबसे पहले उस वक्त हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए, प्लीज़ हम इसको फिर से पढ़ते हैं। ये जो 8800 श्लोक थे प्रारंभ में महाभारत में थे, और उस वक्त इसका नाम क्या था? जय संहिता। जब 8800 श्लोक था महाभारत में तो उसका नाम जय संहिता था, और उसके बाद जब उसमें श्लोकों की संख्या बढ़ गई, यानी 8800 से 24,000 श्लोक जब हो गया तो उसका नाम भारत हो गया। और फिर बाद में जो है अंत में 1,00,000 श्लोक हो गया महाभारत के अंतर्गत, तो इसे शतशास्त्री संहिता कहा जाने लगा और फिर महाभारत कहा जाने लगा। तो ध्यान रखेंगे, जय संहिता, शतशास्त्री संहिता और महाभारत, तीनों महाभारत का ही नाम है लेकिन अलग अलग टाइम पे। जैसे प्रारंभ में जय संहिता
उसके बाद जब 24,000 श्लोक हुआ तो भारत, और जब 1 लाख हो गया तो शतसहस्री संहिता। अभी जनरली लोग महाभारत के नाम से ही जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? इसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे पौराणिक स्थल पे, तो पत्थर पे कुछ लिखा रहता है, अलग ही लिपि रहता है, वो उसको पुरालेख विद्या कहते हैं। नो नो नो, नेक्स्ट है हमारा, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो वो डार्विन को। डार्विन को क्या माना गया है? पुरावशेष का महानतम अन्वेषक, एनालाइजर। ओके, अब नेक्स्ट है, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इब्न बतूता एक यात्री थे जो जिन्होंने एक यात्रा वृतांत लिखा था और उसका नाम था रेहला। रेहला। तो इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। किसका किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख अभिलेख व शासक। ये नोट भी करते जाइएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो मिला था जब, तो उस वक्त शासक कौन थे? कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। तो इसमें ज़्यादातर ना ये नाम उस नाम से प्रचलित होता है और एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। तो ये एक प्रयाग स्तंभ अभिलेख भी इम्पॉर्टेंट है और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शंगु काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से शंगु काल की जानकारी मिलती है। ह्वेन सांग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो उन्होंने सी यू की पुस्तक में अपनी यात्रा का वर्णन किया है ह्वेन सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो वो अल बरूनी ने की थी। तो किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। इसको ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? मोरक्को के। वो कहाँ आए थे? भारत आए थे। किन के दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी उसे किन्होंने बनाया? तुगलक ने। और कहाँ के थे वो? मोरक्को के। कौन? इब्न बतूता। ओके, नेक्स्ट हमारा है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो वो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है मार्को पोलो द्वारा। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो वो है शंगु वंश। शंगु वंश का पता चलता है किससे? पतंजलि के महाभाष्य से। चलिए देखते हैं नीचे, कुछ चीनी लेखक हैं
उनका चीनी लेखक यानी चीन के लेखक, शक्कर वाला चीनी नहीं। चलिए देखते हैं इसको, स्लाइड करके ही देख लेंगे। ऐसे पढ़ते हैं। लेखक हैं फाहियान। वो कब आए थे? 399 से 414 ईसा पूर्व में। और वो रचना था उनका भारत दशा का विवरण। भारत दशा का विवरण। और यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इन्होंने कब कब यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। इसने गुप्त काल से वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया है। यह प्रथम चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा किया था। इसने गुप्त काल में, किस काल में? गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ यानी वस्तुओं का जो लेन देन होता था, कौड़ी दीजिए और अनाज लीजिए या कपड़े खरीदिए या कुछ भी अपने ज़रूरत के सामान को ले सकते थे, तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि जो महल था उनका, उसको देव निर्मित बताया यानी कि उसे भगवान ने बनाया, उस टाइप का बताया। इतना खूबसूरत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैनसांग। वैनसांग जो है 629 से 645 ईसा पूर्व के समय का था और उन्होंने एक रचना की थी सी यू की यानी पाश्चात्य संसार के लिए। इसमें उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। इसके बारे में जानते हैं, यात्री विवरण क्या दिया था उन्होंने। वैनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उस वक्त जब वैनसांग भारत आए थे तो उस वक्त जो सम्राट थे वो थे हर्षवर्धन। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। तो एक सवाल बनता है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो वो होंगे हमारे वैनसांग। इसे यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा जाता है। वैनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है और नीति का पंडित भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इत्सिंग ये 673 से 675 ईस्वी के बीच के हैं और इनकी जो रचना है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों की आत्मकथाएं। जो बौद्ध भिक्षुक हैं उसकी आत्मकथाएं उन्होंने लिखी है। और ये चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, इन्होंने, ये चीन के ही हैं और इत्सिंग, और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे अपनी। चलिए पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पाषाण काल यानी स्टोन एज। इस वक्त जो है ना मानव पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था तरह तरह के काम में। तो पहले आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 26,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक का था और इसमें भी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल जो कि 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का था। फिर है मध्य पूरा पाषाण काल जो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व का था। और उसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व का था। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल जो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का था। फिर आता है नव पाषाण काल जो 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का था। उम्मीद है ये दिख रहा होगा। हम एक बार जूम कर देते हैं एक एक करके, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। लेकिन पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और एक पूरा पाषाण काल। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इससे सवाल देखते हैं।
कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। इसमें मानव का इतिहास शुरू होता है, उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? वो पत्थर का। यानी प्राचीन भारत के जो औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो निवासी जो पदार्थ का प्रयोग करते थे वो स्टोन का यानी पत्थर का। पाषाण मतलब पत्थर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये था जम्बू द्वीप का। रामायण के गीत में भी है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, इसको ध्यान रखेंगे। तो भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। किसके? जो सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी था, यानी कि जो प्राणी मानव जैसा दिखता था उसको क्या कहते थे? होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? उसे जाना जाता था पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो हथनौरा, जो नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। हथनौरा कहाँ पे है? नर्मदा घाटी के पास है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य। नेक्स्ट है हमारा, पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता, देखिए पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता का जितना भी सांस्कृतिक अवशेष था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो वो कालीबंगा से, जहाँ पे वहाँ जुता हुआ खेत दिखा, जो हल से खेत को जोतते हैं, तो वो पुरातात्विक स्थल कालीबंगा से, कालीबंगा की तरफ जो है जुते हुए खेत नजर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये तांबा का। यहाँ पे जितना क्वेश्चन है ये सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार, बहुत बार पूछा गया है ये सारा क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो ये है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। कब्र होता है ना, तो उसको क्या बोलते थे? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, वो मृतकों को दफनाया जाता था वहाँ पे। प्राचीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? वो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में लोग स्थायी जीवन यापन करते थे, उसको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? स्टोन एज के टाइम में जो है पहला घरेलू पशु कौन सा था? वो था कुत्ता। कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। आदमगढ़ से। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में,
और मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो वो जगह का नाम क्या है? आदमगढ़। आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी नवपाषाण काल में। वहाँ पे खाद्यान्नों का कृषि प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम नवपाषाण काल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? वो था जौ। जौ को इंग्लिश में बार्ली भी बोलते हैं। तो प्रथम अनाज जो है सबसे पहले मानव प्रयोग में लाया था जौ। नेक्स्ट है हमारा, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उसको ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। और ताम्रपाषाण युग को भी क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चालकोलिथिक युग, ताम्रपाषाण युग दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? वो है सांस्कृतिक मंत्रालय का। सांस्कृतिक मंत्रालय का ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन कुछ स्थल हैं और वो स्थल कहाँ है, उसका राज्य कौन सा है और वहाँ क्या मिले थे उसकी जानकारी है। ध्यान से देखेंगे। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, और स्लाइड करके, ताकि आई थिंक इतना दिख रहा होगा। तो हमारा है पहला इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो यहाँ क्या मिला था? यहाँ कच्ची मिट्टी के मकान मिले थे, गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले थे इनाम गांव में। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है और यहाँ मिला था कलश, शवाधान तथा कलशों को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, जो लोग खजाना रखते थे। और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कहाँ मिला था? दायमाबाद। वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा नवदा टोली। नवदा टोली है मध्य प्रदेश राज्य में, एमपी में, और इसके उत्खनन में HD संकालिया द्वारा किया गया था। HD संकालिया द्वारा। और यहाँ मिला था चित्रित काले मृद भांड के प्रमाण मिले थे। चित्रित काले मृद भांड के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट है हमारा नेवासा। नेवासा किस जिले राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ क्या मिला था? पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले थे। कहाँ? नेवासा। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ताम्रवती राजस्थान राज्य में है और यहाँ काले मृद भांड सफ़ेद रैखिक चित्रों में से सजे रहते थे। एक नोट है कि नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1865 वर्ष में किया था। किन्होंने किया था? सर जॉन लुबाक ने। सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1865 में। इन सबको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये है भीमबेटका। और ये भीमबेटका कहाँ है? MP में है। क्या प्राप्त हुए? आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। कुंभकारी जो मिट्टी बर्तन बनाने के कला है, उसका प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला था? नवपाषाण काल से। कहाँ मिला था? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? ये है निम्न पुरापाषाण काल से। पेबल उपकरण
निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। इसका भी ध्यान रखेंगे। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ये है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल से कौन सा औजार संबंधित है? माइक्रोलिथिक। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? ये निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से जो भी औजार प्राप्त हुआ वो निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। आगे देखेंगे। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये पुरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था पुरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। घर में ही दफनाते थे, फर्श के नीचे। कब? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में। कौन? महाराष्ट्र के लोग। याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो ये है महदहा और सराय नाहर राय। ये मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं जो कि भारत में है और सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये हुआ था उच्च पुरा पाषाण काल में। होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव। नेक्स्ट है हमारा, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो ये हुए थे मध्य पुरा पाषाण काल से। मध्य पुरा पाषाण काल से। ये है क्वार्टजाइट पत्थरों। दिख रहा है होगा अच्छे से, थोड़ा सा ब्लर है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो ये नवपाषाण काल से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्नि का उपयोग मानव सर्वप्रथम कब सीखा? तो वो नवपाषाण काल में सीखा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जीवाश्म फॉसिल का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? ये शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। ये बीपीएससी पूछा था हाल में भी, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये है शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। कृषि के जो भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो भी मेहरगढ़ से। कृषि के और कपास के दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी निर्मित जो भी उपकरण है वो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? ये हस्तिनापुर से हुआ था। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुत्कागेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यानी मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुत्कागेडोर, हड़प्पा और कोटदीजी ये सब पाकिस्तान में अभी स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अब नवपाषाणकालीन कुछ स्थल है और वहाँ क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए और वो कौन से राज्य में है उसके बारे में जानते हैं। तो बुर्ज होम है, ये कश्मीर में है और यहाँ पे क्या मिला? कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए।
कब्रों में मालिक के साथ साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। गुफ्फ कराल, ये भी कश्मीर में है। स्थल का नाम है गुफ्फ कराल और राज्य है कश्मीर। और वहाँ क्या मिले थे? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृत भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा वो हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वहाँ पे कृषि पशुपालन का साक्ष्य मिला था गुफ्फ कराल में, हड्डी से बना हुआ औजार मिला था, धूसर मृत भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा वो जो लोड़ी पाटी हम लोग बोलते हैं इधर, और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, तो देशी बता दिया गया है। वहाँ मिले थे गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्म। कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में। गेहूं की 3 किस्म, जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण मिले थे। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले थे। महदहा। महदहा कहाँ है? यूपी में है। वहाँ क्या मिला था? गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण और धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले थे। कहाँ? महदहा में। नेक्स्ट है हमारा कोल्डी हवा। ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है? यूपी में। फिर है संगनकल्लू, ये कर्नाटक में है। यहाँ राख के टीले प्राप्त हुए जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। संगनकल्लू। पिकलीहिल, ये भी कर्नाटक में है। पिकलीहिल, और यहाँ भी राख के ढेर मिले थे और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौपानी मांडो। ये कहाँ है? यूपी में है। चौपानी मांडो यूपी में है और यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ मिली थी। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है हमारा सारूतारू। ये गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए थे। ये असम में है। सारूतारू। चिरांद, ये बिहार में है और यहाँ हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित होते थे। अब है दाओजली। दाओजली इसका ये भी असम में प्राप्त हुआ है, जहाँ की कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इन सबको ध्यान रखेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट हमारा नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इन्होंने क्या मध्य प्रदेश में अवस्थित है और वहाँ क्या हुआ था? ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन हुआ था और किन्होंने किया था? HD संकालिया ने। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब आ गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा नामक पुरास्थल की सभ्यता से संबंधित है। ये है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पुरास्थल की सभ्यता से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? ये थी भाव चित्रात्मक। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो मृतकों का टीला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इन सब का। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है।
मूर्ति पूजा कब से आरंभ मानी जाती है? तो ये पूर्व आर्य काल से आरंभ मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे नोट्स कि सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सभ्यकालीन सभ्यता जो है रंगपुर, वो कहाँ है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? वो है कालीबंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो है लोहा। लोहा की प्राप्ति वहाँ नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये मातृ देवी की पूजा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल जो है बनावली, ये एक नदी है, और घाघर और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी घाटी में स्थित है। उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए, और ये कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो ये वर्गाकार है। उसमें जो मोहर थे उसका आकार वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे, घोड़े का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। ये किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में। और इसका जो प्राचीन रूप था उसका क्या नाम है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो ये भारत में किया गया था। कपास की खेती का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किया गया था पूरे विश्व में। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सैंधव सभ्यता की जो समकालीन थी मिस्र की सभ्यता, वो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? तो वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। और किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? सिंह युक्त देवता की मुहर ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर। नेक्स्ट है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने के लिए प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। जो भी लेखन कला, लिखने की कला है, उसको विकसित करने के लिए जो सबसे पहले और सबसे पुरानी सभ्यता है उसका नाम है सुमेरियन सभ्यता। क्या नाम है उसका? सुमेरियन सभ्यता। इसको ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो है मृद भांड। इसको
आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। तो उसका कारक क्या है? मृद भांड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो ये है उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं चांदी की उपलब्धता। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेलखड़ी। सेलखड़ी एक पदार्थ है जिसका निर्माण हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था, सेलखड़ी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था? वो हुआ था मेलुहा। किसमें? मेसोपोटामियाई अभिलेख में। किसका? सैंधव सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ था मेलुहा शब्द। अब ये देखिए, हड़प्पा की सीमा को दर्शाया गया है यहाँ। हड़प्पा की सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर, सुत कागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान और दैमाबाद महाराष्ट्र है। नोट है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसको? लोथल को। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो इसमें अब हमारे पास हड़प्पा कालीन स्थल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं और उसके उस स्थल का जिला या देश कौन सा है, किस नदी के किनारे है, किस वर्ष में मिला था और जो उत्खनन करता थे उनका क्या नाम था, क्या मिला था, इसके बारे में जानेंगे। हम थोड़ा थोड़ा जूम करके इसको बताएंगे। हड़प्पा स्थल का नाम है और ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। और जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी, जो उत्खनन किया था, वो राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधर स्वरूप वत्स थे। कब? 1921 में। और किस नदी के किनारे हड़प्पा? रावी नदी के किनारे है। और वहाँ क्या मिला था? अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्र मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। ये सारी चीज़ आपको हड़प्पा से मिले थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और 1921 में इसका उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है लड़काना जिला में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। और उसके उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। और ये 1922 में इसका उत्खनन हुआ था और ये सिंधु नदी के किनारे है। और इसमें जो मिला था वो मिला था विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद जिला में है और वो गुजरात में है। और उसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। और इसका उत्खनन 1955 में एक बार हुआ था और एक बार 1962 में हुआ था। और ये भोगवा नदी के तट पे है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिला था। इसमें मिला था गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ और चालाक लोमड़ी का चिन्ह।
ये सब कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। अब है चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो ये कहाँ है? सिंध में। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसके उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैक व एनजी मजूमदार। और उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन हुआ था 1931 में और ये सिंधु नदी के किनारे है। और इसके उत्खनन में क्या क्या मिला था? मिला था मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल और पाउडर प्राप्त हुई। यानी श्रृंगार की सामग्री प्राप्त हुई। कहाँ पे? ये हुई थी चन्हू दड़ो में। और चन्हू दड़ो कहाँ है? सिंध में। और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। और सिंधु नदी घाटी के किनारे है। और 1931 में इसका उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला में है और ये जिला राजस्थान में है। इसके उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। और ये 1953 में भी उत्खनित हुआ और 1960 में भी। और ये घग्गर नदी के किनारे है। ये कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और इसमें क्या क्या साक्ष्य मिला था? इसमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, भूकंप के साक्ष्य मिले थे, अग्नि हवन कुंड मिला था, अलंकृत ईंट मिला था, चूड़ियाँ मिली थी, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य मिले थे और लकड़ी की नाली मिली थी। जो नाली होती वो लकड़ी की मिली थी। कहाँ मिली थी ये? कालीबंगा में। नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है। उत्खनन करता है सूरजभान और 1969 में इसका उत्खनन हुआ था। और ये राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पे है। और यहाँ पे साक्ष्य जो मिले थे वो थे ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। नेक्स्ट है कोट तीजी। ये खैरपुर में है और खैरपुर पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन करता थे धुरिये एवं फजल अहमद खान। ये 1935 और 1955 में इसका उत्खनन हुआ था। और ये सिंधु नदी के तट पे है। और यहाँ पे किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान वो चूल्हे मिले थे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है बनावली। बनावली हिसार हरियाणा में है। इसके उत्खनन करता थे RS बिष्ट। उनका पूरा नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। 1973 में इसका उत्खनन हुआ था। सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ क्या मिला था भाई? यहाँ मिला था मिट्टी का हल यानी खिलौना वाला, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब है रोपड़। रोपड़ रूपनगर में है। रूपनगर पंजाब में है। इसके उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा है। और ये 1955 में इसका उत्खनन हुआ था। और ये सतलज नदी के किनारे है। और यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था रोपड़ में। नेक्स्ट है रंगपुर काठियावाड़। कहाँ है काठियावाड़? गुजरात में है। इसके उत्खनन करता है SR राव। 1954 में इसका उत्खनन हुआ था। और भादर मादर नदी के किनारे इसका ये स्थान है। और वहाँ पे ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी मिली थी। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। और 1958 में इसका उत्खनन हुआ था। और ये हिंडन नदी के किनारे है।
और यहाँ क्या मिला था? मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ऐसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, आई थिंक आप लोग को भी दिख रहा होगा। चलिए, सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में है और इसको उत्खनन करता है ऑरेंजस्टाइन और जॉर्ज डेल्स। 1927 में भी उत्खनित हुआ है, 1962 में भी। ये दाशक घाटी के किनारे है। इसमें 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिर राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है और बंदरगाह मिला है। नेक्स्ट है हमारा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी, जो 1982 में उत्खनित किए थे, और ये चेनाब नदी के तट पे है। वहाँ क्या क्या मिला था? वहाँ मिला था चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाणाग्र, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है सुतकाको। सुतकाको ये पेरिन बलूचिस्तान में है। उत्खननकर्ता थे जॉर्ज डेल्स। 1962 में हुआ था इनका उत्खनन, और शादी कौर घाटी के पास है, और वहाँ मिले थे 2 टीले, वो मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है हमारा सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है। इसको भी कौन किए थे उत्खनित? जगपति जोशी। वो उन्होंने यहाँ भी किया, मांडा जम्मू कश्मीर में भी। कब किए थे? 1964 ईस्वी में। और ये सरस्वती नदी के किनारे है। कलश शवाधान मिला था वहाँ, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलरा मिला था। इसको ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु। चलिए, आज के पहले इस प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसे दूर किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।